हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पर आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस की है, आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग उस पर लाइक नहीं करते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक जरूर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मैं जो भी चीजें अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ, जो भी कंटेंट मैं अपनी वीडियोस में देती हूँ, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है। इतनी आसान भाषा में होता है कि किसी बच्चे को भी आराम से समझ में आ जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो आप उस कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन कमियों को सुधार सकूं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे सिर्फ इसमें एक चीज रह गई है, वो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम आज अच्छे से समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हो, उसका नेचर हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला फेडरल और दूसरा यूनिटरी। ये दो तरीके के नेचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हम पहले इन दोनों को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस नेचर का है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई होती हैं। मतलब कि सेंटर के पास तो पावर है ही है कोई भी कानून बनाने की, लेकिन किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास भी ये अधिकार है कि वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से कोई भी नया कानून बना सकते हैं। इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नया कानून बनाया है और किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि वो कानून उसकी स्टेट के लिए अच्छा नहीं है या उसकी स्टेट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उस कानून को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकता है। ये था हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी सेंटर के पास होती हैं। तो जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो सारी सेंटर के अंडर आती हैं। जो भी सेंटर कानून बनाएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो सारे सभी स्टेट्स में मान्य होंगे। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के पास सिर्फ उतनी ही पावर होती है जितनी की सेंटर उसे देती है। इसके अंदर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में ही होती है। अब हम जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस नेचर का है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ क्वालिटीज तो फेडरल की हैं और कुछ क्वालिटीज यूनिटरी की हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरीके से फेडरल हुआ और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी हुआ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्सअप है और इन दोनों के मिक्सअप को कहते हैं कासी फेडरल। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल के हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं जो यूनिटरी के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहला फीचर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर जो है सेंटर और स्टेट्स में बटी हुई होती है। तो ये पहला फीचर हमारा फेडरल का हुआ। सेकंड फीचर इसका है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। जो भी कानून बनते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के बनते हैं। ये मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसलिए सबसे ज्यादा सुप्रीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है, तो ये भी हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक फीचर है। नेक्स्ट हमारा आता है रिजिडिटी। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें रिजिड हैं, उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो ये भी एक फीचर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा?
उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी हमारी जुडिशरी। हमारे जुडिशरी के पास इतनी अथॉरिटी है, हमारी न्यायपालिका के पास इतनी अथॉरिटी है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो उसको इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करेगी। हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब इंडिपेंडेंट का यहाँ क्या मतलब है? क्या किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? जी नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर है कि उसके किसी भी डिसीजन में, हमारे जुडिशरी के किसी भी डिसीजन में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये था हमारा अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पहला इसमें आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। हर स्टेट का जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमारी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई कानून बनाना पड़े, कि देश के भले के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है उस कानून को बनाने की। थर्ड हमारा आता है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि कोई भी नई स्टेट अगर बनाना चाहे तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, सेंटर के पास हमारी पूरी पावर है कि कोई भी नई स्टेट अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और जो पहले से स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को भी अगर अल्टर करना चाहे तो वो भी उनके पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन का यहाँ मतलब है जो स्टेट्स होती हैं उनको काफी हद तक जो है वो यूनियन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि हमारे देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी सेंटर के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमारी कंट्री पे कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए किसी देश ने हमारे देश पे अटैक कर दिया, तो ऐसी इमरजेंसी में जो स्टेट्स की पावर होती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं और सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है, और उस समय पे सेंटर जो भी डिसीजन लेगा वो पूरे देश में मान्य होगा। ये है इमरजेंसी प्रोविजन। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज जो हमने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक समझा वो आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। दोस्तों हमारा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आज पूरी तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे मैं अपनी वीडियोस में और भी बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ, तो मुझसे जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानकारी ले सकें। धन्यवाद।